आप सभी का इस जीसी के इस यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम बीए सेकेंड सेमेस्टर हिंदी विषय के साथ उपस्थित हुए हैं। आज की कक्षा में हम हिंदी सेकेंड सेमेस्टर का जो सिलेबस है, पाठ्यक्रम है हिंदी साहित्य का इतिहास, उसी के विषय में चर्चा करेंगे कि अभी जो बच्चे बीए फर्स्ट सेमेस्टर की परीक्षाएं दे रहे हैं, उसके बाद जब वो सेकेंड सेमेस्टर में जाएंगे तो हिंदी विषय के अंतर्गत उन्हें कौन सा प्रकरण पढ़ना होगा, हिंदी साहित्य का कौन सा पाठ्यक्रम है, उसी पे आज हम संक्षेप में चर्चा करेंगे। तो पाठ्यक्रम की ओर चलते हैं, विषय वस्तु की ओर चलते हैं। पूर्व की भांति इस सेमेस्टर में भी कुल 8 यूनिट आपको पढ़ने के लिए मिलेंगे और 8 यूनिट के अंतर्गत कई सारे टॉपिक हैं जिसको पढ़ना है। एक और बात जान लें कि सेकेंड सेमेस्टर की जो परीक्षाएं होंगी वह परीक्षा बहुविकल्पी पैटर्न पे होगा, यानी कि उसमें जो भी प्रश्न आएंगे वह सब ऑब्जेक्टिव प्रश्न आएंगे। तो परीक्षा की तैयारी हम उसी को दृष्टिगत रखते हुए करेंगे। तो सबसे पहले यूनिट में आपको पढ़ना है आदिकाल। थोड़ा हम फर्स्ट सेमेस्टर की ओर जाएंगे। जब हम बीए फर्स्ट सेमेस्टर में परीक्षाएं दे रहे थे तो उसका जो पहला यूनिट था वह था हिंदी साहित्य का इतिहास, जिसमें हम यह पढ़े थे कि हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन कहाँ से प्रारंभ हुआ, हिंदी साहित्य का काल विभाजन किस प्रकार हुआ और उनका नामकरण कैसे हुआ। तो उसके विषय में हम पहले ही सेमेस्टर में पढ़ चुके हैं, यानी जब प्रथम सेमेस्टर में थे तभी उसके विषय में हम लोग पढ़ लिए हैं कि हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन क्या है और कैसे हुआ। अब जब उसमें हम पढ़े थे काल विभाजन, कि हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 भागों में बांटा गया था। 4 भाग में आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। ठीक वही 4 भाग को हम इस सेकेंड सेमेस्टर के अंतर्गत विस्तृत रूप से पढ़ेंगे कि जो हम पहले सेमेस्टर में पहले यूनिट में पढ़े थे इतिहास लेखन की परंपरा और काल विभाजन, तो वहाँ बस वहीं तक सीमित था कि हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 भागों में बांट दिया गया। अब वो 4 भागों का विस्तृत अध्ययन हम सेकेंड सेमेस्टर की कक्षा में करेंगे। तो सबसे पहला आपका आ रहा है आदिकाल, जिसके विषय में आप पहले अवगत हो चुके हैं कि हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 भागों में बांटा गया। अब आदिकाल के अंतर्गत आपको पढ़ना है आदिकाल का नामकरण तथा सीमांकन, कि आदिकाल का नामकरण कैसे हुआ, कौन कौन सा नाम है और उसकी सीमा। दूसरा टॉपिक आएगा आदिकाल की परिस्थितियाँ, कि आदिकाल की परिस्थिति क्या थी। आदिकाल का साहित्य, कि आदिकाल में कौन कौन से साहित्य लिखे गए, जिससे आप अवगत हैं। इस सब संक्षेप में आपको प्रथम सेमेस्टर में ही बता दिया गया है कि आदिकाल में 4 तरह के साहित्य का सृजन हुआ: जैन साहित्य, सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, रासो साहित्य और लौकिक साहित्य। उसके बाद आखिरी यूनिट आएगा आपका आदिकालीन साहित्य की प्रवृत्तियाँ, कि आदिकालीन साहित्य की विशेषताएं क्या थी। ठीक ऐसे ही जैसा आप अवगत हैं, पिछले ही कक्षा में आपको बताया गया था कि हिंदी साहित्य के इतिहास विभाजन के बाद दूसरा आता है भक्तिकाल। अब भक्तिकाल के अंतर्गत आप पढ़ेंगे कि उदय की पृष्ठभूमि एवं परिस्थितियाँ, वह कौन सा कारण था जिस कारण से भक्तिकाल का उदय हुआ। दूसरा भक्तिकालीन साहित्य का वर्गीकरण, यानी भक्तिकालीन साहित्य के कितने भाग थे। लगभग आप सबसे अवगत हैं, क्योंकि हिंदी काव्य था तो हमको नहीं लगता है कि अधिक कठिनाई होगी सेकेंड सेमेस्टर में। तो भक्तकालीन साहित्य का वर्गीकरण, यानी कितने उसके भाग किए गए। जो आगे है निर्गुण सगुण काव्यधारा, उसके अंतर्गत ज्ञानाश्रयी, प्रेमाश्रयी, कृष्णाश्रयी, रामाश्रयी का परिचय प्राप्त करेंगे। उसकी प्रवृत्तियां जानेंगे कि ज्ञानाश्रयी, प्रेमाश्रयी, कृष्णाश्रयी और रामाश्रयी की काव्य की क्या विशेषताएं थी, क्या प्रवृत्तियां थी, कौन कौन से कवि उसके अंतर्गत आते हैं। और आखिरी आएगा इसमें भक्ति साहित्य और लोक जागरण के तत्व। तीसरे यूनिट में आएगा रीतिकाल, जो हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में तीसरा जो भाग है रीतिकाल। अब रीतिकाल के अंतर्गत आप पढ़ लेंगे कि रीतिकालीन पृष्ठभूमि एवं नामकरण, कि रीतिकाल उदय का क्या कारण था, उसकी पूरी परिस्थितियां क्या थी और कौन कौन सा नामकरण रीतिकाल का किया गया। फिर आपका आ जाएगा रीतिकालीन प्रमुख काव्यधाराएं,
कि रीतिकाल में कौन कौन सी प्रमुख काव्य धाराएं प्रचलन में थी, जिसमें रीतिबद्ध, रीति सिद्ध, रीति मुक्त, इस सारे जो भी सिलेबस है उससे आप अवगत हैं। बस इसमें आपको विस्तृत पढ़ना है। रीतिकाल में 3 तरह की काव्य धाराएं थी, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त। अब उनका परिचय प्राप्त करेंगे और उनकी विशेषताएं, उनकी प्रवृत्तियां हम जानेंगे और विशेष अध्ययन करेंगे भूषण और उनकी वीर रसात्मक कविता पर कि भूषण कौन थे और उनकी वीर रसात्मक कविताएं किस प्रकार की थी। चौथे यूनिट में आधुनिक काल। अब यहीं पे आपका हिंदी साहित्य का इतिहास का जो विभाजन है उसका ये आखिरी काल चल रहा है, आधुनिक काल। आधुनिक काल के अंतर्गत जो प्रकरण बनेंगे वह हैं आधुनिकता से अभिप्राय, कि हम आधुनिकता से क्या समझते हैं, क्या हमारा आशय है। आधुनिक काल की पृष्ठभूमि तथा प्रवृत्तियाँ, उसकी विशेषताएं जानेंगे और पूरा उसकी आधुनिक काल का जो समय है, किस कारण से आधुनिक काल आया या उस समय कौन सी परिस्थितियां निर्मित हुई, उसके विषय में जानेंगे। फिर हिंदी नवजागरण एवं भारतेंदु युग। आपको पता होगा कि जब हम आधुनिक काल का विभाजन करते हैं तो आधुनिक काल के विभाजन में जो सबसे पहला युग आता है वह आता है भारतेंदु युग। फिर भारतेंदु से द्विवेदी, द्विवेदी से छायावाद की ओर क्रम चलता है। फिर भारतेंदु युग के बाद उसमें जो आता है भारतेंदु युगीन साहित्य की बहुआयामिता एवं विशेषताएं। इसका तात्पर्य यह है कि भारतेंदु युगीन में कौन कौन से प्रमुख कवि आए, कौन सी रचनाएं हुई परीक्षा की दृष्टि से और उसकी क्या विशेषताएं मुख्य रूप से थी। उसी के अंतर्गत यानी भारतेंदु युग के अंतर्गत ही थोड़ा सा आ जाएगा द्विवेदी युग, जिसमें हिंदी भाषा एवं साहित्य को आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का योगदान। चूँकि परीक्षा का पैटर्न विकल्पी है तो हमें उसी दृष्टि से पढ़ना होगा। द्विवेदी युगीन साहित्य का परिचय एवं प्रवृत्तियां प्राप्त करेंगे कि द्विवेदी युगीन साहित्य किस प्रकार के थे, उनका मुख्य विषय क्या था, मुख्य कवि कौन से थे और उनकी प्रमुख रचनाएं क्या थी। अब आपका 5वां यूनिट आएगा और 5वां यूनिट क्रम से विभाजन आ रहा है छायावाद। छायावाद से परीक्षा में प्रश्न अत्यधिक बनते हैं तो इस पे आपको ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। छायावाद के अंतर्गत छायावाद की पृष्ठभूमि, नामकरण एवं साहित्य। आप एक चीज देखते होंगे सामान्य कि हर युग में नामकरण पूछ रहा है, हर युग में पृष्ठभूमि आ रही है, हर युग की विशेषताएं आ रही हैं, क्योंकि हर युग की अपनी अपनी विशेषता है और अपने अपने उदय का कारण है। तो छायावाद की पृष्ठभूमि जानेंगे, उनका नामकरण जानेंगे, कैसे नामकरण हुआ और कौन कौन से प्रमुख साहित्य हैं छायावाद के। तत्पश्चात नवजागरण एवं छायावाद पे चर्चा करेंगे, उसकी प्रवृत्तियां जानेंगे, प्रवृत्तियां मतलब विशेषताएं। फिर छायावादी काव्य भाषा, छायावादी काव्य भाषा किस प्रकार की थी। 6वां यूनिट है छायावादोत्तर काल। छायावादोत्तर काल का मतलब यह होता है कि इसके अंतर्गत प्रगतिवाद और प्रयोगवाद ये दोनों सम्मिलित हैं छायावादोत्तर में। छायावादोत्तर को और सामान्य करना है तो उसका मतलब हो गया छायावाद के उत्तर, यानी छायावाद के बाद कौन सा युग आता है। तो छायावाद के तुरंत बाद आ जाएगा आपका प्रगतिवाद 1936 से 1943, प्रयोगवाद 1943 से 1953। तो जो 6वां आपका यूनिट है, इकाई है, इस 6वें इकाई में ये दोनों युग सम्मिलित हो जाएंगे, यानी हमें इसमें प्रगतिवाद भी पढ़ना पड़ेगा और प्रयोगवाद भी पढ़ना है। अब उसके बाद 7वां है हिंदी गद्य का विकास। ये थोड़ा आपको 3rd सेमेस्टर का मिल जाएगा, क्योंकि 3rd सेमेस्टर का आपका पाठ्यक्रम यही होगा। तो हिंदी गद्य के विकास में हमें नाटक, कहानी, उपन्यास, एकांकी, निबंध, जीवनी, संस्मरण तथा आत्मकथा का उद्भव और विकास हम जानेंगे। अब इसमें करना कुछ नहीं है, नाटक कौन कौन से नाटक हैं, कहाँ से शुरू हुआ और कौन से पहले नाटककार हैं, इसके विषय में जानेंगे। ठीक इसी क्रम से कहानी, उपन्यास, एकांकी, निबंध, जीवनी, संस्मरण, आत्मकथा, इस सब में कौन हिंदी साहित्य में सबसे पहले आत्मकथा लिखी गई, कौन सी कहानी आई, कौन कहानीकार हुए, किस युग से उनका उद्भव शुरू हुआ, बस यही सब इसके अंतर्गत पढ़ना होगा। और 8वां है हिंदी साहित्य में शोध। ये यूनिट आपका महत्वपूर्ण है, हिंदी साहित्य में शोध। अब इसके अंतर्गत आप जानेंगे शोध का अर्थ और क्षेत्र।
शोध कितने प्रकार के होते हैं, शोधार्थी की कौन कौन सी योग्यताएं होती हैं, और हिंदी में शोध की स्थिति क्या है, हिंदी भाषा और साहित्य में शोध की संभावनाएं क्या हैं, कि शोध का मतलब क्या है, कौन कौन सा उसका क्षेत्र है, कितने उसके प्रकार हैं, अगर कोई शोधार्थी है तो कौन कौन सी योग्यता होनी चाहिए उसके अंदर हिंदी में शोध की स्थिति क्या बन सकती है, और शोध की संभावनाएं क्या हो सकती हैं। तो ये हो गया आपका 8 यूनिट। अब 8 यूनिट के अंतर्गत आप शुरू करेंगे आदिकाल से पढ़ना। विभाजन आप पढ़ चुके थे प्रथम सेमेस्टर के अंतर्गत ही। आदिकाल से शुरू करना है, भक्ति काल पे आना है, रीतिकाल और आधुनिक काल के अंतर्गत भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, उसके बाद हिंदी गद्य और उसके बाद हिंदी शोध। आपको बीए सेकेंड सेमेस्टर के अंतर्गत इसी पाठ्यक्रम का अध्ययन करना है। कल की कक्षा में आदिकाल के साथ पुनः उपस्थित होते हैं। धन्यवाद।